तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। गुजरात के अपने ज़माने के रहे सबसे बड़े डॉन। ना तो उसके पहले कोई इतना बड़ा डॉन था, ना उसके बाद आज तक कोई उसके मुकाबले का और डॉन गुजरात में बन सका। उसका नाम था लतीफ़ शेख, लतीफ़ भाई। लंबा चौड़ा आदमी था, नॉर्मल इंडियन हिंदुस्तानी की हाइट से ज़्यादा। पर्सनालिटी बढ़िया थी, बातचीत करने का तरीका बढ़िया था। और बड़ी छोटी सी उम्र से उसने जो छोटे मोटे काम करके 85 के करीब जो इतना बड़ा नाम बनाया पूरे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मुंबई में, वो अपने आप में कहानी, एक फिल्मी कहानी है। शायद इसीलिए उसकी ज़िंदगी पे एक फिल्म भी बनी थी, रईस शायद उसका नाम था। अब ये शख्स की कहानी कैसे गुजरात से भागा, कैसे डाउनफॉल हुआ, कैसे दुबई गया, दुबई से कराची पहुंच गया और कराची से उसको कैसे निकलना पड़ा, ये अपने आप में बहुत अहम कहानी है जो आज तक कभी सामने नहीं आई। उसके बाद कराची से भागने के बाद गुजरात जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर के नज़दीक कैसे अपना नया अड्डा बनाता है और अल्टीमेटली कराची से आने के 5 महीने के बाद कैसे पकड़ा जाता है। जो एक जासूसी नावल की कहानी है। तो सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं इसके थोड़ी सी बैकग्राउंड के कैसे गुजरात में इसने अपना इतना काम बढ़ाया, नाम बनाया। अहमदाबाद में एक ज़माने में 70 के 80 के दहाके में एक मंसूर अली नाम का शख्स हुआ करता था, जो इलिसिट लिकर, जो नकली नकली नहीं कह सकते, शराब तो देसी शराब कह सकते उसको, इलिसिट जो गलत तरीके से बनाई जाती थी, कानून तोड़ के बनाई जाती थी, उसको इलिसिट लिकर कहते थे। उसका धंधा करता तो कोई जुए के उसके क्लब चलते थे और कोई किस्म की बदमाशी नहीं। मंसूर अली काफ़ी उस अपने ज़माने का एक मशहूर और अपने समाज में, अपने लोगों में एक इज्जतदार शख्स माना जाता था, धंधों को छोड़ के। अदरवाइज उसका कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था, ऐसा पुराने लोग बताते हैं। और उसके साथ उसी साथ के इलाके में शाह आलम में नवाब खान, उसका बहुत दबदबा था। हाँ, उसके बाद तो शबीर, दूसरे बहुत से लोग आए, लेकिन नवाब खान जो था वो एक पठानों का लीडर भी था और बहुत बड़ा धंधा उसका भी चलता था। कभी कभार दोनों में, मंसूर अली में और नवाब खान में, कुछ छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे, लेकिन मिल बैठ के वो सुलझा लिया करते थे। तो वहीं मंसूर अली के अड्डे पे छोटे मोटे काम करने लगा था लतीफ़ शेख। अब लतीफ़ ने पूरे अपने धंधे के गुर जो सीखे वो उसी मंसूर अली के शराब के और जुए के धंधे से सीखे। पुलिस वालों से दोस्ती, हफ्ता कैसे देना है, दारू कहाँ से मंगवाई जाती है, स्मगलरों से रेट क्या तय करना है, कहाँ छुपा के रखनी है, किस तरीके से कम गिनती में उसको ला के अड्डे पे बेचना है, क्लाइंटेल किस किस्म की होती है, ग्राहक से कैसे बात करनी है और उसके बाद पैसा कैसे इकट्ठा करके छुपा के रखना है और उस पैसे को आगे कैसे किसी और धंधे में लगाना है। तो कई सालों के बाद काम करते करते इसने अपना हुनर सीख लिया उस मंसूर अली के अड्डे से। उन्हीं दिनों में मुंबई में अंडरवर्ल्ड गर्म होने लगी, तो पठान लड़के बहुत सारे जो थे वो दाऊद गैंग था झगड़ा करके या किसी और केस में जब पुलिस से वांटेड होते थे उनके लिए एक जो शरण की जगह होती थी, एक सेफ जो हेवन होती थी, एक सेफ प्लेस होती थी, वो गुजरात और ख़ास तौर पे अहमदाबाद सिटी होता था। उसके साथ साथ सूरत, बड़ौदा, इस किस्म की जगह पे भी लोग जाते थे, लेकिन मेन अड्डा अहमदाबाद में था, जहाँ पे उनको वो सारी चीज़ें मिल जाया करती थी जिनकी उनको मुंबई में आदत पड़ चुकी थी। नशा पत्ता, ऐशो आराम के साधन, जुआ, संगी साथी, बेली, दारू सब मिल जाता था।
तो उनकी संगत में आ जाता है लतीफ़ शेख। उनके मुंबई के गैंगस्टर्स का कुछ खास किस्म का दबदबा जो है वो बाकी राज्यों में माना जाता है। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस ज़माने में सबसे स्ट्रांग था और उससे जुड़े लोगों की एक अलहदा किस्म की एक दहशत हुआ करती थी। तो ये पठान लड़के अमीर ज़ादा, आलमजेब और इनके संगी साथी, बाद में छोटा शरीफ, छोटा दाऊद जिसको शरीफ भी कहते थे, शरीफ खान, ये लोग भी ऐसा ऐसा अहमदाबाद पहुंचने लगे। और जो लतीफ़ के कुछ जिसको इनकी भाषा में लफड़ा कहते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती थी, कुछ झगड़े होते थे, उनको सुलझाने में ये यंगस्टर पठान लड़के ये लतीफ़ की मदद के लिए उतर आते थे। उसी तरह दाऊद अभी इतना बड़ा नहीं बना था, लेकिन काफ़ी दबदबा बन चुका था। उसको भी कभी कुछ काम करवाना होता था, जब ज़रूरत पड़ती थी गुजरात में, तो वो लतीफ़ की मदद ले लिया करता था। तो करते करते लतीफ़ भाई एक तरफ से गुजरात का, अहमदाबाद का ख़ास तौर पे सबसे बड़ा दारू का सप्लायर बन गया, अड्डे चलाने लगा। जहाँ उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, दरियापुर और कालूपुर, वहाँ पे लोगों की मदद करना, करते करते उनके दिलों में एक जगह बना ली और अनडिस्प्यूटेड किंग बन गया। शायद वही कारण था कि एक बार जब उसने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन लड़ी एज कॉरपोरेटर, 5 जगह से लड़ा और 5 जगह से जीता। ये अपने आप में हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। तो आप देख लीजिए कितना लोग उसको डर के उसके साथ थे, या उसको चाहते थे और इसलिए उसके साथ थे। तो खैर वो कहानी एक पहले एपिसोड में हम आपको सुना चुके हैं। अब इसी दौरान इनके जो छोटे बहुत झगड़े चलते थे वो नवाब खान से चलते थे। मंजूर अली से इसने कभी पगा नहीं लिया, क्योंकि धंधे के सारे गुर उसने वहीं से सीखे थे। तो वो भी बाद में सेटल होते गए पठानों के बीच में डाल के, बड़े लोगों को डाल के, तो इसका धंधा फ्लरिश हो गया और एक ज़माना 90 तक आते आते ये शख्स गुजरात का सबसे बड़ा डॉन बन गया। बीच में कुछ पठानों से झगड़ा हुआ, दाऊद के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन एक ज़िंदगी में मोड़ आता है इसका 93 में, मुंबई के हमले के बाद। हालांकि इसका उस हमले में कोई किस्म का नाम ना मुंबई पुलिस ने लिया ना गुजरात पुलिस ने लिया, लेकिन इसको अंदर से कहीं से डर था कि मुझे पुलिस पकड़ सकती है। तो बड़ी चालाकी से पुलिस से नज़रें बचा के ये शख्स 93 में उस हमले के बाद दुबई चला जाता है। कुछ महीने दुबई दाऊद के लोगों के साथ रह के, कुछ अपने इसका सर्कल था, वहाँ रहते रहते ये आदमी 6-7 महीने के बाद जब वहाँ भी डर लगने लगा कि कहीं दुबई सरकार, एमिरेट सरकार पकड़ के इसको हिंदुस्तान वापस न भेज दे, तो वहाँ से उसी तरीके से कराची पहुँच जाता है जिस तरीके से और बहुत से लोग ब्लास्ट के बाद पहुँचे थे। तो कराची में इसको एक रहने के लिए जगह मुहैया करवा दी जाती है। अब ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का समय ये आदमी कराची में रहा, लेकिन कभी कोई इसको समस्या नहीं आई। उसके बाद अचानक क्या होता है कि जिसको आप एक सेफ हाउस कह लो या गेस्ट हाउस कह लो, या एक ख़ास किस्म की फैसिलिटी जो इसको और इस जैसे कुछ और लोगों को रहने के लिए वो शहर दी गई थी, शेल्टर दी गई थी, उसमें एक औरत की एंट्री हो जाती। वहाँ पे किसी शख्स के साथ वो मिलने आई थी, वो शख्स था नहीं, और थोड़ी सी मुँह ज़बानी एक बदतमीजी किस्म की हरकत लतीफ़ ने उस औरत से कर ली। अब वो औरत बहुत पहुँची हुई थी, बड़े बड़े लोगों को जानती थी। उसने इसकी शिकायत कर दी इसके सीनियर्स के पास, और उसके बाद इसके उल्टी गिनती कराची में शुरू हो गई। उस औरत से एक गलत फिक्रा बोलने के बाद
इसको वहाँ से भागना पड़ा। पहले तो वो जगह छोड़नी पड़ी, कुछ महीने किसी और शेल्टर पे रहा, कुछ और लोगों की मदद से। इसका अपना सर्कल काफ़ी था वहाँ पे, और वहाँ से बड़ी चालाकी से फिर आँख बचा के ये आदमी वापस हिंदुस्तान आ जाता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। हिंदुस्तान आता है 95 में। उसके बाद ये गुजरात नहीं जाता, अहमदाबाद नहीं जाता, अपने घर नहीं जाता, ये दिल्ली में ही अपना डेरा बना लेता। दिल्ली में जामा मस्जिद का एरिया आपने देखा, बहुत क्राउडेड एरिया है, वहीं कहीं ये ठहर बनाता है कि इतनी बड़ी भीड़ में उसको पहचानने वाला कोई नहीं होगा। वैसे भी गुजरात के बाहर उसकी शक्ल बहुत कम लोग जानते थे। जिन लोगों ने देखा भी होगा वो लोग इसकी खबरी शायद नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी फैक्टर होता है कि हमारा अपना आदमी है, जाने दो, हमने क्या लेना है। तो वहीं पे शेल्टर दे के रह रहा था, और तभी इसकी आरए की खबर गुजरात पुलिस को और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी को लगती है, जब इसने कुछ लोगों से फ़ोन करके फिरौती के पैसे मांगने शुरू किए। इसको पता था कि अगर वो गुजरात से अपने घर जाएगा, या अपनी प्रॉपर्टी या अपने बैंक अकाउंट या जहीं भी पैसा रखा था उसको निकालने की कोशिश करेगा, तो गुजरात पुलिस की निगाह में आएगा और वो इसको नहीं छोड़ेंगे। तभी माहौल बदल चुका था, गुजरात में सरकार भी बदल चुकी थी, और इसका जो पुराना नेटवर्क था वो काफ़ी ख़त्म हो चुका था। एक जो सिंपैथी फैक्टर था इसका लोकल का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इसको एक नए तरीके से ज़िंदगी शुरू करनी थी। तो ये आदमी उसके लिए नया तरीका शुरू किया कि मैं दिल्ली में बैठ के, इसको पता सबका था कौन अमीर आदमी है, कहाँ रहता है, उसकी कहाँ कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा दे सकता है। तो एक नई टीम इसने अपनी तैयार की, फिरौतीबाजों की, उनके थ्रू पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। और जिसको फ़ोन करता था वो एक पब्लिक टेलीफोन से करता था, कोई मोबाइल फ़ोन तो तभी थे नहीं, और दूसरे फ़ोन अगर किसी परमानेंट नंबर से करेगा वो ट्रेस हो जाता था। तो जामा मस्जिद के आसपास कई टेलीफोन बूथ थे जो MTNL चलाता था, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जिसको कहते थे। मुंबई और दिल्ली में जो टेलीफोन की सेवाएं होती थी वो यही कारपोरेशन मुहैया करवाया करती। हालांकि उसका एक मखौल भी है। MTNL जब शुरू हुआ था तो काफ़ी लाइन मिलने में तकलीफ़ होती थी, तो लोगों ने मखौल से कहते थे कि इसका मतलब है मेरा टेलीफोन नहीं लगेगा। खैर मखौल पार, वो महानगर टेलीफोन निगम जो लिमिटेड था उसकी लाइन इस्तेमाल करके ये अपने लोगों से पैसे मांगता। और दूसरी तरफ गुजरात पुलिस का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिसके उस समय इंचार्ज हुआ करते थे कुलदीप शर्मा IPS, पंजाबी ऑफिसर थे। बहुत बार उनसे उस ज़माने में मेरी बात होती रहती थी मुंबई से भी। पंजाबी थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, बहुत बड़े केसेस जो करते थे उनकी डिटेल लेने के लिए उनसे बात करनी पड़ती थी। उनके पहले भी एक जसपाल सिंह पंजाबी ऑफिसर हुआ करते थे, उनसे भी अच्छी बनती थी मेरी। और उसके साथ साथ वहाँ के DG हुआ करते थे उन्हीं दिनों में RK टंडन, उनके भाई भी IPS थे, वो भी उस समय SP थे कहीं, बाद में एडिशनल DG उनको मैं मिल के आया था अहमदाबाद जाके एक बार। तो काफ़ी पंजाबी ऑफिसर गुजरात पुलिस में थे जिनको मैं जानता था, तो उनके थ्रू मैंने कुलदीप शर्मा के साथ भी एक रैपो पैदा किया। तो अक्सर बातचीत होती रहती थी। अब तो बहुत साल हो गए बात नहीं हुई। खैर कुलदीप शर्मा इसको ढूंढने के लिए लग गए, और साथ ही साथ जैसे कहते हैं एजेंसीज में आपस में कुछ अचीव करने के लिए रवाइलरीज भी होती हैं। IB भी इसके पीछे लगी हुई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो को खबर लगी कि अहमदाबाद में एक बहुत ही अमीर एक विडो औरत है, विधवा, जो अपने पति की डेथ के बाद लतीफ़ के क्लोज आ गई थी, और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के आपस में रिश्ते भी बन गए थे। तो IB को ये लगता था कि लतीफ़ कहीं भी होगा तो इस औरत को
अपनी उस फ्रेंड को मिलने जरूर आएगा। तो आईबी ने पूरी जो अपना अटेंशन थी, जो ध्यान था, वो उस विधवा औरत पे लगा रखा था, जबकि कुलदीप शर्मा की टीम दूसरी तरफ बहुत से एंगल्स पे बात कर रही थी। तो उन्हीं दिनों उसके खबरियों से खबर लगी कि लतीफ़ को दिल्ली के जामा मस्जिद एरिया में स्पॉट किया गया। तो अपने गुजरात पुलिस की एक टीम लेके और यूनियन होम मिनिस्ट्री से बात करके दिल्ली पहुंचे, फ्लाइट पकड़ के। सीबीआई की मदद ली गई, जहां पे नीरज कुमार उस समय उस टीम के इंचार्ज थे, जो इस अपराधी को पकड़ने में कामयाब हुई। तो इसकी निगाह रखते रखते इन्होंने स्पॉट किया कि वो, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक पब्लिक कॉल बूथ से फ़ोन करता था, उस बूथ को आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन बहुत से लोगों ने इसको काफ़ी सालों से देखा नहीं था। तो टीम में जो लोकल लोग थे उनको वैसे पता नहीं था, और पुलिस कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहती थी कि उस एरिया में कुछ ऐसा माहौल बने जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो। तो MTNL को कॉन्फिडेंस में लेके उस बूथ से महज 400 गज दूर एक मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया, मिनी एक्सचेंज बनाया गया। MTNL ने अपने आदमी वहाँ बैठाए, टेक्नीशियन, और साथ में जो दिल्ली पुलिस थी उन्होंने इनको वाकी टाकी सेट की जगह पे वायरलेस सेट दिए, ताकि उनकी जो कन्वर्सेशन की अपने सीनियर से दूसरी जगह हो, वो किसी को सुनाई नहीं पड़े और वो डिसकनेक्ट ना हो। वाकी टॉकी की रेंज बहुत कम होती है, वायरलेस सेट की रेंज बहुत बड़ी होती है। तो वो जो डिस्टेंस था 400 मीटर का, वो भी देखने के लायक था। एक क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड क्लैरिटी ऑफ कन्वर्सेशन, उसके लिए वायरलेस सेट्स का बंदोबस्त किया गया, वाकी टॉकीज को छोड़ दिया। तो पूरा दिन ये लोग वहाँ एक दिन बैठे रहे जहाँ बूथ पे आने की इसकी आशा थी, और निगाह रखी गई इधर उधर। साथ में दिल्ली पुलिस के 2 ऑफिसर, 2 गुजरात के और कुछ कांस्टेबल बिल्कुल भेष बदल के उसी किस्म का पहरावा पहन के लोगों में मिक्स होकर निगाह रखी हुई थी। तो उस दिन पूरा दिन लतीफ़ फ़ोन करने नहीं आया। दूसरे दिन फिर उसी तरीके से बात रखी गई, और अचानक उस नंबर से जो भी कॉल, जो लोग तो बहुत से लोग आते थे फ़ोन करने उस बूथ पे, तो सबकी बातें सुनी जा रही थी उस मिनी कंट्रोल रूम में जो MTNL ने स्थापित किया था, और उसको सुन रहे थे गुजरात के ऑफिसर और कुलदीप शर्मा। लेकिन किसी भी आवाज़ से उनको ये नहीं लगा कि ये लतीफ़ की आवाज़ है। दूसरे दिन शाम को लेट इवनिंग में एक आधे घंटे की लंबी बात एक शख्स किसी के साथ कर रहा है, लेकिन वो फ़ोन गुजरात में नहीं था, वो उदयपुर के नंबर पे किया गया था, लैंडलाइन पे। तो इनको शक नहीं हो रहा था कि तो आदमी को उदयपुर बात कर रहा है। आधे घंटे की बात के बाद अचानक कुलदीप शर्मा अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं, छलांग लगा, और कहने लगते हैं कि यही आदमी है, क्योंकि उन्होंने एक शब्द सुन लिया था जो लतीफ़ का तकिया कलाम था। लतीफ़ को जब वो एक्साइटेड होता था या किसी बात की सवाल जवाब करता था, तो उसको 1-2 शब्द कहने की आदत थी, ऐसा क्या, ऐसा क्या। जैसे ही वो ऐसा क्या कुलदीप शर्मा ने सुना और पहचान लिया कि ये और कोई नहीं, लतीफ़ शेख है। इमीडिएटली अपने ऑफिसर को भेजा गया उस बूथ पे, और जो गुजरात के ऑफिसर थे उन्होंने इसको बूथ के अंदर ही दबोच लिया और उसको अरेस्ट किया गया। ये बहुत सीक्रेट ऑपरेशन था। कुलदीप शर्मा के जो बेस्ट केसेस सॉल्व किए उनमें से एक था, लेकिन बराबर की भूमिका दिल्ली पुलिस और CBI ने भी निभाई, MTNL ने भी निभाई। एक तरीके से कुलदीप शर्मा की टीम ने IBI के टीम से आगे बढ़ के दिखा दिया। आज भी जो इतने बड़ा सेटअप उनके पास था, वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोताही कर गए, लेकिन गुजरात की टीम ने लतीफ़ को पकड़ा। उसके बाद जब इसकी इंटरोगेशन हुई लंबी चौड़ी, उससे पता चला कि मुंबई हमले में जो
AK-56 मंगवाई गई थी और दूसरा एम्यूनिशन जो हैंड ग्रेनेड थे और RTX वगैरह था जो मुंबई के पास शेखड़ी और दिग्गी पोर्ट पे उतारा गया था सामान, उनमें से 2 टेम्पू सामान के गुजरात भेजे गए थे। बाकी सामान कहाँ गया वो पुलिस को पता है, सब लंबी कहानी है। लेकिन 27 AK-56 राइफल लतीफ़ के हवाले की गई थी उसके गैंग के इस्तेमाल के लिए। और लतीफ़, लेकिन वो मिली नहीं थी इतना दिन, क्योंकि लतीफ़ के अलावा किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ छुपा के रखी है। तो ये 1995 में भागने के 2 साल के बाद जब पकड़ा जाता है तो मध्य प्रदेश के एक गांव में एक कुएं में, जो अबंडेंट कुआं था जिसमें पानी नहीं था, जो बंद पड़ा था, उसमें बड़े तरीके से संभाल के उस ताबीज़ गन्स को रखा गया था। तो वो गन्स रिकवर हुई, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और लतीफ़ को पकड़ा गया। उसके बाद एक बार कोर्ट में जाते हुए, जैसे होता है अक्सर, ये कह के वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया और लतीफ़ इस दुनिया से गुजर गया। तो ये कहानी थी लतीफ़ की, अहमदाबाद से कराची, कराची से उस औरत से पर्दा, कराची छोड़ के भागना, दिल्ली में पकड़े जाना और अहमदाबाद में मारे जाना। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इस किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।